एक समय की बात है। पंजाब शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में मंजीत और उसकी पत्नी प्रिशा और उनके 2 बच्चे, जिनका नाम ओम और कशिश था, वे सब आपस में बड़े ही प्यार से रहते थे। एक दिन की बात है, मंजीत ऑफिस से घर आता है और आज वो बड़ा ही खुश नजर आ रहा था। तभी प्रिशा मंजीत से कहती है, क्या बात है, आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हो। तुम भी सुनोगी तो खुशी के मारे पागल ही हो जाओगी। अच्छा, हम भी तो सुने, ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतने खुश हो रहे हो। तभी मंजीत प्रिशा को बताता है कि उसे कंपनी की तरफ से विदेश जाने का मौका मिला है, वो भी पूरे परिवार को। प्रिशा मंजीत की बात सुनकर बड़ी खुश होती है और कहती है, तुम सही कह रहे हो। हाँ बाबा हाँ, मेरा विदेश जाने का सपना अब पूरा होगा। मेरा सपना था कि मैं भी विदेश जाऊं, पर कभी मुझे मौका ही नहीं मिला, पर अब मेरा ये सपना पूरा होगा। तभी मंजीत कहता है, अब सपना ही देखती रहोगी या सपने से बाहर भी आओगी। क्या करूं, बात ही इतनी खुशी की है कि मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। तभी मंजीत प्रिशा से कहता है, अच्छा सुनो, हमें 2 दिन बाद ही निकलना है और तैयारियां भी करनी है, पैकिंग करनी है, बच्चों का सामान भी लेना है। तभी बच्चे भी अपने कमरे से निकलकर अपने पापा से कहते हैं, ये हम भी जाएंगे विदेश। मैं तो अपने सब दोस्तों को बताऊंगा कि मैं विदेश जा रहा हूँ। तभी मंजीत बच्चों से कहता है, ठीक है बता देना। चलो अब जल्दी से खाना खाकर सो जाओ, कल हमें शॉपिंग करने भी जाना है। फिर बच्चे शोर मचाते हुए कल हम शॉपिंग करने जाएंगे और वो खाना खाकर सो जाते हैं। और अगले दिन मंजीत, प्रिशा और बच्चे शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। प्रिशा मंजीत से कहती है, शॉपिंग भी पूरी हो गई, बच्चों का सामान भी ले लिया, अब घर चलते हैं। हाँ चलो घर चलते हैं, कल सुबह की फ्लाइट है, हमें टाइम से निकलना पड़ेगा। और सब लोग घर जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह मंजीत प्रिशा को जगाता है और कहता है, तुम सब सोते ही रहोगे या उठोगे भी? 4 बज चुके हैं और 9 बजे की फ्लाइट है, हमें समय से पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। हाँ ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ। और फिर मंजीत, प्रिशा, बच्चे सब लोग तैयार होकर एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं। और फिर वो सभी लोग फ्लाइट में बैठ जाते हैं और उनकी फ्लाइट कनाडा जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो कुछ ही घंटों में कनाडा पहुँच जाते हैं। कनाडा पहुँचकर मंजीत कहता है, लो हमें लेने के लिए गाड़ी भी आ गई और अब हम थोड़ी देर में कंपनी की तरफ से मिले घर में पहुंच जाएंगे। लीजिए आपका घर आ गया। और सभी लोग घर में चले जाते हैं। फिर मंजीत सभी से कहता है, ऐसा करो तुम सब फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में मिलकर खाना खाएंगे। सभी लोग फ्रेश होकर हॉल में खाना खाने चले जाते हैं। मंजीत, प्रिशा और बच्चे जब खाना खा रहे होते हैं तो प्रिशा को ऐसा लगता है जैसे और कोई भी है उस हॉल में, और वो मंजीत से कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस हॉल में कोई और भी है। क्या प्रिशा, तुम भी कैसी बातें कर रही हो, यहाँ भला कौन हो सकता है। चलो अब सोने चलते हैं, बच्चे भी थक गए होंगे। फिर सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। और रात को जब घर के सभी लोग सोए हुए थे तभी प्रिशा को किचन से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। तो प्रिशा किचन में जाकर देखती है तो वहाँ उसे कोई नजर नहीं आता, पर उसे ऐसा लगा जैसे मानो अभी अभी कोई किचन से गया हो। फिर वो चुपचाप आकर अपने कमरे में सो जाती है। और अगले दिन प्रिशा मंजीत से कहती है, मंजीत मुझे यहाँ कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। प्रिशा तुम भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो, ये तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। प्रिशा मंजीत की बात सुनकर कुछ नहीं बोलती। तभी मंजीत प्रिशा से कहता है, सुनो मुझे ऑफिस के काम से जाना पड़ेगा, तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। जी ठीक है, तुम जाकर अपना काम करो, मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। ये कहकर मंजीत ऑफिस के काम से चला जाता है और घर पर प्रिशा और बच्चे रह जाते हैं। प्रिशा बच्चों से कहती है, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम लोग कहीं भी इधर उधर मत जाना। ठीक है मम्मी, हम कहीं नहीं जाएंगे। और दोनों बच्चे खेलने लग जाते हैं। खेलते खेलते ओम और कशिश बाहर गार्डन में आ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वो गार्डन में आ गए। तभी उन्हें एक आंटी दिखाई देती है और वो बच्चों से कहती हैं, बच्चों तुम लोग अकेले अकेले खेल रहे हो, मुझे भी अपने साथ खिला लो। बच्चे उस अनजान औरत को देखकर डर जाते हैं और अंदर भाग जाते हैं। वो औरत और कोई नहीं, एक चुड़ैल होती है। तभी प्रिशा भी आ जाती है। इस तरह बच्चों को डरा हुआ देखकर प्रिशा बच्चों से कहती है, क्या हुआ, तुम लोग घबराए हुए क्यों हो। मम्मा हमें बाहर एक औरत मिली थी, हमें उन्हें देखकर डर लग रहा था तो हम अंदर आ गए। हाँ मम्मी, बाहर एक आंटी थी, वो हमारे साथ खेलने के लिए कह रही थी। तभी प्रिशा कहती है, कहाँ है वो औरत, जरा मुझे भी तो दिखाओ। फिर प्रिशा बच्चों के साथ बाहर चलकर देखती है तो उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता।
तो वो बच्चों से कहती है, कहाँ है वो औरत? मुझे तो यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा। ये कहकर प्रिशा बच्चों से कहती है, अब तुम लोग अंदर चलकर खेलो, ऐसे अकेले बाहर मत निकला करो। प्रिया बच्चों को लेकर अंदर चली जाती है और चुड़ैल भी उनके साथ अंदर चली जाती है। तभी बच्चे प्रिशा से कहते हैं, मम्मी हमें भूख लगी है, जल्दी से पास्ता बना कर ला दो। ठीक है, अभी 10 मिनट में बना कर लाती हूँ। और फिर प्रिशा बच्चों के लिए पास्ता बनाकर ले आती है और वो बच्चों से कहती है, लो बच्चों, तुम्हारा गर्मा गर्म पास्ता। बच्चे जैसे ही पास्ता खाने लगते हैं तभी कशिश कहती है, ओम भैया मैं अभी आई। ये कहकर कशिश अपने कमरे से अपना बैग लेने चली जाती है। चुड़ैल चुपके से कशिश का पास्ता खा लेती है। तभी वो वापस आकर देखती है कि उसके प्लेट में तो पास्ता ही नहीं है। ओम भैया आपने मेरा सारा पास्ता खा लिया। नहीं, मैंने तुम्हारा पास्ता नहीं खाया, अभी प्लेट में ही तो था। तभी प्रिशा दोनों बच्चों के झगड़े की आवाज सुनकर उनके पास आती है और कहती है, क्या हुआ, तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? मम्मी ओम भैया ने मेरा सारा पास्ता खा लिया। अरे क्या हुआ, खा लिया तो मैं और बना दूंगी। पर मम्मी मैंने तो कशिश का पास्ता खाया ही नहीं। प्रिशा बच्चों की बात सुनकर हैरान हो जाती है और शाम को जब मंजीत घर वापस आता है तो प्रिशा मंजीत को बच्चों के साथ हुई पास्ता और औरत वाली बात बताती है। देखो मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैंने पहले भी तुम्हें बोला था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। प्रिशा तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अब मैं सोने जा रहा हूँ, वैसे भी आज बहुत थक गया हूँ। और ये कहकर मंजीत सोने के लिए चला जाता है। उसे लेटते ही नींद आ जाती है। उधर प्रिशा और बच्चे भी खाना खाकर सो जाते हैं। तभी आधी रात को मंजीत की आंख खुलती है तो वो देखता है कि किचन से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। वो किचन की तरफ जाकर देखता है कि एक चुड़ैल खाना खा रही है तो वो जोर से चिल्लाता है। तभी चुड़ैल मंजीत से कहती है, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। तुम कौन हो और मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझे कुछ नहीं कहोगी? मेरा नाम महिमा है, मेरा यकीन मानो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मंजीत की आवाज सुनकर प्रिशा और बच्चे भी आ जाते हैं और वहाँ पर चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं और कहते हैं, चुड़ैल तुम यहाँ हमारे घर में कैसे? मैं यहाँ 2 साल से भटक रही हूँ। जब मुझे पता चला कि तुम लोग भारत से आए हो तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मंजीत चुड़ैल की बात सुनकर कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। चुड़ैल मंजीत और प्रिशा को अपने साथ हुई घटना के बारे में सब बताती है। मैं यहाँ अपने माँ बाप के लिए पैसे कमाने आई थी। मेरे माँ बाप बहुत ही गरीब थे। मैं अपने माँ बाप को हर वो खुशी देना चाहती थी जिसकी उन्हें जरूरत थी, पर यहाँ मेरी मौत हो गई। तुम्हारी मौत कैसे हुई? एक रात की बात है, मैं ऑफिस से काम खत्म करके अपने घर जा रही थी। मुझे उसी दिन सैलरी मिली थी और उस दिन मैं बहुत खुश थी कि ये पैसे मैं अपने गरीब माँ बाप को भेजूंगी। तभी रास्ते में कुछ गुंडों ने मुझे पकड़ लिया और वो लोग मुझसे मेरी सैलरी छीनने लगे। तो मैंने देने से मना किया तो उन्होंने मुझे मारकर मेरे सारे पैसे छीन लिए और मेरी लाश को जला डाला और मैं यहीं की यहीं रह गई। जब मुझे पता चला कि तुम भारत से आए हो तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब तुम हमें ये बताओ, तुम हमसे चाहती क्या हो? मैं अपने देश भारत जाना चाहती हूँ जहाँ मैं अपने परिवार वालों को देख सकूं, और तुम ही हो जो मुझे मेरे देश भारत लेकर जा सकते हो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। चुड़ैल की बात सुनकर मंजीत और प्रिशा कहते हैं, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें जरूर इंडिया लेकर जाएंगे और तुम अपने परिवार वालों को भी देख सकोगी। हाँ, हम तुम्हें जरूर अपने साथ लेकर जाएंगे। और फिर अगले दिन सभी लोग इंडिया जाने की तैयारियां करते हैं और वो रात की फ्लाइट से भारत वापस लौट आते हैं। अपने देश में आकर चुड़ैल बहुत ही खुश होती है और कहती है, आई लव माई इंडिया। हाँ सही में, अपना देश अपना ही होता है। और फिर अगले दिन मंजीत और प्रिशा चुड़ैल से कहते हैं, तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है? हमें बताओ, हम तुम्हारे परिवार वालों से तुम्हें मिलवा देंगे। चुड़ैल मंजीत और प्रिशा को अपने घर का पता बताती है तो प्रिशा और मंजीत कहते हैं, ठीक है, कल ही हम जाकर तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलवा देंगे। चुड़ैल बहुत खुश होती है। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि वो अपने परिवार वालों से मिलेगी। कल हम किसी पंडित जी से मिलकर चुड़ैल का सही तरीके से अंतिम संस्कार करवाएंगे जिससे कि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। और अगले दिन मंजीत और प्रिशा चुड़ैल को उसके बताए पते पर लेकर जाते हैं और चुड़ैल के माँ बाप से मिलते हैं और उन्हें चुड़ैल के बारे में सब बताते हैं कि वो उनकी बेटी है। माँ, पिताजी, और वो रोने लगती है। माँ बाप अपनी बेटी को गले लगाकर बहुत रोते हैं। अब हमें आपकी बेटी का सही तरीके से अंतिम संस्कार करना होगा जिससे उसे मुक्ति मिल सके। और फिर सभी लोग पंडित जी के पास जाकर चुड़ैल का सही तरीके से अंतिम संस्कार कराते हैं और इस तरह चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है।
एक समय की बात है जब राजू नाम का एक आदमी शहर में नया नया रहने आया था। उसने एक घर में किराए का कमरा ले लिया था, पर उसके पास अभी भी कोई काम नहीं था। वो काफी दिनों से कोई नौकरी ढूंढ रहा था, पर उसे कहीं भी कोई काम पर नहीं रख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसे कुछ दिन सोचने में ही निकल जाते हैं। उसके लाए पैसे भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। अब तो मेरे पास थोड़े से ही पैसे बचे, कोई भी काम नहीं मिल रहा है। हे भगवान, अब आप ही मेरी कुछ मदद करो। ये कहकर वो उस रात आराम से सो जाता है। अगले दिन राजू दोपहर तक सोता रहता है। जब राजू उठता है तो दरवाजे पर कोई बेल बजाता है। राजू उठकर दरवाजा खोलता है तो उसके सामने मकान मालिक का बेटा खड़ा होता है। अरे मोहित, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, आज मेरा जन्मदिन है तो मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया हूँ। अरे जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। थैंक यू अंकल, चलो मैं चलता हूँ। राजू खाने की थैली खोलता है तो उसमें पेस्ट्री और चाउमीन होती है। राजू वैसे ही बड़ा भूखा होता है। वो फटाफट प्लेट में चाउमीन निकाल कर खाता है। चाउमीन खाते खाते राजू के दिमाग में आइडिया आता है। अरे क्यों ना मैं ये चाउमीन बेचना ही शुरू कर दूं। इसमें तो कुछ लागत भी नहीं है, बस चाउमीन और थोड़े बहुत मसाले। इसमें तो बड़ी ही कमाई भी होगी और बनाने में भी आसान है। ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। कल मैं जाकर सब सामान का इंतजाम कर लेता हूँ और परसों से अपनी चाउमीन की रेडी तैयार। बस राजू फिर बिल्कुल ऐसा ही करता है। सबसे पहले वो एक पुरानी रेडी खरीदता है और उसके बाद चाउमीन के पैकेट और बाकी सब सामान खरीदकर वो सब सेट कर देता है। आखिरकार मेरा काम शुरू हो ही गया। बस कल भगवान का नाम लेकर मैं अपनी चाउमीन की रेडी लगाऊंगा, खूब मेहनत करूंगा और पैसे इकट्ठे करके अपने गांव भेज दूंगा। उसके बाद माँ बाबूजी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मीना की शादी भी फिर मैं अच्छी जगह करवा पाऊंगा। अगले दिन राजू बड़ी ही खुशी खुशी उठता है और सब तैयारी करके निकल पड़ता है अपना चाउमीन का ठेला लेकर। चौक पर जाकर वो एक कोने में अपना ठेला खड़ा कर लेता है। उसके बाद वो चाउमीन बनाना शुरू कर देता है। उसी रोड पर भीकू की चाउमीन की दुकान पहले से ही होती है, पर वो दुकानदार हर चीज बहुत ही महंगी देता था। जब लोग राजू की चाउमीन खाने आते हैं तो वो खाते ही रह जाते हैं। सब उसकी बनाई चाउमीन की खूब तारीफ करते हैं। धीरे धीरे राजू के ठेले पर काफी भीड़ जमने लगती है और भीकू की दुकान पर लोग जाना बंद कर देते हैं। इस चाउमीन के आते ही हमारी सेल बिल्कुल बंद ही हो गई है। ऐसा कैसे चलेगा? मालिक, ये बहुत ही स्वाद चाउमीन बनाता है और बेचता भी बहुत कम दाम पर है, इसीलिए सब उसके पास जाते हैं। तुझे कैसे पता कि स्वाद चाउमीन है उसकी? वो बस आस पड़ोस के लोग बता रहे थे। मैंने कभी इसकी चाउमीन खाकर नहीं देखी। जो भी है, इसका काम बंद तो करना ही पड़ेगा। भीकू एक दिन राजू के पास जाता है। वो उससे ठेला हटाने की बात करता है। देखिए, ठेला जल्द से जल्द यहाँ से हटा ले, समझा? अरे भैया, आप मुझे धमकी नहीं दे सकते। धमकी तो मैंने दे दी। अब देख ले, अगर अपनी सलामती चाहता है तो ये ठेला कल से यहाँ नहीं लगना चाहिए। इतना कहकर भीकू वहाँ से चला जाता है और राजू टेंशन में आ जाता है। अभी तो मेरा काम जमा था और अभी से ये सब दिक्कत आनी शुरू हो गई। अरे भैया, कुछ ना कर पाएगा ये। आप अपना ठेला आराम से लगाओ। ऐसे लोग आपको डराएंगे क्योंकि उनकी दुकान बंद पड़ गई है, पर अगर आप डर जाओगे तो कोई भी काम नहीं कर पाओगे। हिम्मत से काम लो और कल भी अपना ठेला ऐसी जगह लगाना। उस लड़के की बात राजू को सही लगती है। वो अगले दिन बिना डरे उसी जगह अपना ठेला लगाता है। ये देख भीकू को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी दुकान से 2 नौकरों को राजू को पीटने के लिए भेजता है। दोनों राजू को पीटने पहुंच जाते हैं और उसके साथ हाथापाई करने लगते हैं। राजू को पीटते देख कुछ लोग उसे बचाने आ जाते हैं। उस दिन भीकू बच जाता है, पर अब भीकू कुछ नई तरकीब निकालता है। वो पुलिस वाले को कुछ पैसे देता है और उनसे राजू का ठेला हटवाने को बोलता है। एक पुलिस वाला राजू के ठेले के पास पहुंच जाता है और उसे गुस्से से बोलता है। हाँ भाई, बहुत हिम्मत आ गई है तुझ में। किससे परमिशन ली है तूने यहाँ ठेला लगाने की? लाइसेंस कहाँ तेरा? परमिशन? लाइसेंस? अब मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं है सर। ऐसा तो फिर चल अभी थाने। हवलदार, रेस के रेडी उठाकर फेंको यहाँ से। नहीं साहब, ऐसा मत करो, ये मेरी रोजी रोटी है। मुझे गांव पैसे भेजने हैं, बहन की शादी है। अरे बहुत सुनी मैंने ऐसे कहानियां। चल रहे थाने बंद कर इसे। पुलिस वाले राजू को थाने में ले जाकर खूब पिटाई करते हैं। पूरी रात पिटने के बाद वो अगले दिन उसे छोड़ देते हैं। राजू बेचारा इतना पिटने के बाद भी सीधा अपने ठेले के पास पहुंचता। राजू का ठेला बिल्कुल टूटी फूटी हालत में होता है। मेरा ठेला, मेरा सब बर्बाद कर दिया। क्या गलती थी मेरी? ऐसे तो हम गरीब लोग कभी भी काम नहीं कर सकते। राजू रो रहा होता है कि तभी उसकी नजर भीकू पर जाती है, जो बड़ा खुश दिख रहा होता है। राजू समझ जाता है कि ये सब
भीखू का ही किया धरा है। मैं सब समझ गया हूँ कि ये सब तुमने ही किया है। आज तुम मुझ पर हंस रहे हो ना, भगवान सब देख रहा है। हाँ तो देखने दे भगवान को भी, हमने कौन सा उन्हें रोका है। राजू रोता हुआ घर चला जाता है और घर जाकर उसके सर में बहुत दर्द होने लगता है। उसके सर का दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर उसे कुछ टेस्ट करने को बोलते हैं तो पता चलता है कि उसके दिमाग में चोट लग गई है और वो कुछ दिन ही जी पाएगा। राजू बहुत रोता है। राजू बेचारा अब काम नहीं कर पाता। उसकी बहन की शादी तय हो चुकी होती है। उसे हर हाल में गांव में पैसे भेजने होते हैं। राजू अपनी चोट की बात भी घर नहीं बता सकता था और वो बेचारा अकेले ही घुटता रहता है। कुछ ही दिन में राजू की मौत हो जाती है और वो मरने के बाद एक भूत बन जाता है। मीना की शादी के लिए पैसे तो मैं जोड़ कर ही रहूंगा। मरने के बाद ही सही मैं अपना फर्ज निभाऊंगा और इस भीखू से भी अपनी मौत का बदला लूंगा। आज इसकी वजह से मेरी जान चली गई और इसकी वजह से मेरे माँ बाप जिंदगी भर अकेले रहेंगे। उनका बस मैं ही एक सहारा था जो कि इस भीखू की वजह से छिन गया। अगले दिन भूत राजू के भेष में अपनी रेड़ी लेकर निकलता है और वहीं उसी जगह जाकर चौमिन बनाने लगता है। उसके पास हमेशा की तरह भीड़ जमा हो जाती है। राजू के हाथ मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं। ये देख भीखू को बड़ा गुस्सा आता है। शाम को अकेले में वो राजू के पास अपने एक नौकर को भेजता है और खुद घर चला जाता है। तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई और तेरी चोट इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? इतना पिटवाया था मालिक ने तुझे। इतना कहते ही राजू भूत में बदल जाता है। भूत भूत, अब बोल क्या बोल रहा था? ले पकड़ मेरा गला। जैसे उस दिन तूने मेरे सर पर मारा था वैसे आज भी मार कर दिखा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अरे अभी तो तू इतनी हिम्मत दिखा रहा था और अभी इतना डर रहा है। ऐसे बसा थोड़ी आएगा। वो मैंने मालिक के कहने पर मारा था, मुझे छोड़ दो। चल ठीक है, एक शर्त पर तुझे छोड़ दूंगा। क्या क्या? जब तक मैं मना ना करूं तब तक तुझे चौमिन खाते रहने होगी। भूत नौकर के सामने ढेर सारी चौमिन रख देता है। कुछ देर नौकर चौमिन खाता है पर फिर उसका पेट भर जाता है और उससे चौमिन खाई नहीं जाती। भूत के डर से वो नौकर इतनी चौमिन खा जाता है कि उसे उल्टियां होने लगती है। उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। उसका पेट फटने को हो जाता है। भूत उसे ऐसी हालत में सड़क पर छोड़कर गायब हो जाता है। उसके बाद कुछ लोग उसे ऐसे देखते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। अगले दिन भीखू को पता चलता है कि उसका नौकर हॉस्पिटल में है और राजू ने फिर से चौमिन का ठेला लगा रखा है। ठेले पर पहले से भी ज्यादा भीड़ है और उसकी खूब कमाई हो रही है। भीखू अपने दूसरे नौकर को बुलाता है और उसे भी राजू को पीटने को भेजता है। अब रात को दूसरा नौकर भी राजू के पास जाता है पर उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। राजू भूत में बदल जाता है। अच्छा तो अब तू आया है मुझे मारने, पर मरे हुए को तू दोबारा कैसे मारेगा? तुम लोगों के कारण मैं पहले ही मर चुका हूँ। अब तो तुम सबकी बारी है मरने की। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो प्लीज। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। भूत दूसरे नौकर को भी ऐसे ही चौमिन पर चौमिन खिला देता है कि उसकी भी हालत हॉस्पिटल जाने वाली हो जाती है। अब भीखू दुकान में अकेला रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर दोनों नौकर हॉस्पिटल कैसे पहुंच गए। वो दोनों से मिलने हॉस्पिटल जाता है और वहां उसके नौकर उसे पूरी कहानी बताते हैं। ये सुनकर भीखू की हालत खराब हो जाती है। भीखू बहुत डर जाता है। वो डरते हुए अपनी दुकान पर जाता है। दूर से वो राजू को चौमिन बनाते देखता है। कौन कह सकता है कि आदमी एक भूत है? कैसे हम लोगों की तरह चौमिन बनाकर बेच रहा है? खैर, अब मुझे अपने बारे में सोचना है। मुझे जल्द से जल्द दुकान यहाँ से बेचनी होगी। कुछ ही दिन में भीखू अपनी दुकान बेचकर वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। उसके बाद भूतिया चौमिन वाला अपनी चौमिन आराम से बेचता है और समय पर अपने घर पैसे भी भेजता रहता है। उसकी बहन की शादी भी बड़े धूमधाम से हो जाती